हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी IQ यूपीपीएससी पर। जैसा कि हमने कल आप सभी को बताया था कि हम एक नए प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम न केवल उत्तर प्रदेश की करंट अपडेट न्यूज को कवर करेंगे बल्कि उत्तर प्रदेश के तमाम पहलुओं पर भी बातचीत करेंगे। यानी कि बात होगी उत्तर प्रदेश के आध्यात्म से रिलेटेड, बात होगी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर, बात होगी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक पहलुओं पर, बात होगी उत्तर प्रदेश में संबंधित जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं और जलवायु से संबंधित जो भी विभिन्न घटक हैं। तो इन तमाम पहलुओं पर हम लोग यहाँ पर रोज शाम 4 बजे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। और आज सबसे पहले हम जो शुरुआत करने वाले हैं, बीते हफ्ते वो कौन सी ऐसी प्रमुख खबरें रही जिनको हम लोग क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में यहां पर डिस्कस कर सकते हैं, जिससे कि एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई प्रश्न आता है, चाहे वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण खबरें हैं या कौन से ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि जो भी स्टूडेंट हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं या जिन्हें अभी हमारे इस प्रोग्राम के बारे में ज्ञान नहीं है, तो उनको भी ये मैसेज मिल जाए और हमारे सेशन का लाभ उनको भी मिल सके। तो चलिए आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स से रिलेटेड प्रश्नों के ऊपर। तो अभी यहां पर एक प्रश्न आया है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय को गृहकर बकाया के लिए अल्टीमेटम प्राप्त हुआ है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय। तो यहां पर रिसेंटली अभी जो है एक अल्टीमेटम दिया गया है इनमें से किसी भी एक यूनिवर्सिटी को, और ये आपको बताना है। तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो देखिए इसका प्रश्न का जो सही उत्तर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्टीमेटम दिया गया है। ठीक है, किसके द्वारा यहां पर अल्टीमेटम दिया गया है? तो अलीगढ़ नगर निगम के द्वारा एक अल्टीमेटम दिया गया है कि 15 दिन के अंदर जो भी यहां पर गृहकर बकाया है उसे उन्हें जमा करना होगा, अदरवाइज उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 के तहत उस पर कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है। यानी कि लीगल एक्शन लिए जाने का अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर विद इन 15 डेज, ध्यान रखिएगा कि अगर 15 डेज के अंदर जो यहां पर ये आउटस्टैंडिंग हाउस टैक्स है, कितने का है ये? 24.4 करोड़ रुपीस का है। तो अगर ये अमाउंट जो है यहां पर AMU के द्वारा नहीं भुगतान किया जाता है तो उसके ऊपर लीगल एक्शन भी लिए जा सकते हैं। तब यहां पर देखिए कि क्या है कि ये पूरा का पूरा जो हाउस टैक्स यहां पर है आउटस्टैंडिंग, ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के स्वामित्व वाली 40 संपत्तियों से संबंधित है। और साथ ही साथ यहां पर अगर देखते हैं तो भुगतान करने के लिए यहां पर UGC से अनुदान के लिए आवेदन भी कर रखा है। किसने? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने, जिससे कि सही समय पर जो आउटस्टैंडिंग हाउस टैक्स है उसका भुगतान कर दिया जाए। किसको? अलीगढ़ नगर निगम को। अब यहां पर हम UGC की बात करें तो UGC यानी कि जो यहां पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, ऐसे भुगतानों की प्रतिपूर्ति करने के लिए अनुमति भी प्रदान करता है। और इसके लिए जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो लगातार UGC के संपर्क में है, जिससे कि यहां पर अगर ये अनुदान, ये ग्रांट UGC से मिल जाता है तो सही समय पर इसका भुगतान कर लीजिए। अब यहां पर अगर हम बात करें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की, तो इसको कब स्थापित किया गया था? तो 1953 में इसको स्टैब्लिश किया गया था 28 दिसंबर को, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। ये एक वैधानिक निकाय है, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। और यहां पर अगर इसके अंतर्गत बात करें तो विश्वविद्यालय शिक्षा यानी कि यूनिवर्सिटी लेवल पर जो एजुकेशन है उसमें शिक्षा से संबंधित परीक्षा और रिसर्च के जो भी पैरामीटर्स हैं, जो भी मानक है, उनके बीच कोऑर्डिनेशन, उनका निर्धारण और उनके रख रखाव के लिए एक जिम्मेवार संस्था के रूप में UGC को जाना जाता है। तो ये इसके प्रमुख कार्य हैं। तो यहां पर प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेला 2025 में पहला अमृत स्नान कब हुआ? 13 जनवरी को, 14 जनवरी को, 15 जनवरी को या फिर 16 जनवरी को? तो बात आ रही है महाकुंभ की। महाकुंभ की अगर हम बात करें, इस बार का जो महाकुंभ जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित किया जा रहा है, इसका हम देखते हैं, इसकी शुरुआत जो है 13 जनवरी से हुई है। 13 जनवरी से इसकी शुरुआत हो गई है। और यहां पर हम देखें तो इसकी महत्ता इसलिए भी बढ़ जाती है कि ये जो है बृहद महाकुंभ है। अब भाई महाकुंभ तो हमें पता है कि महाकुंभ क्या है कि 12 वर्ष पर जो
प्रयाग में अगर हम देखते हैं 12 वर्षों पर, प्रत्येक 12 वर्ष पर जो कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है उसे हम महाकुंभ बोलते हैं। 6 वर्षों पर जो है अर्ध कुंभ, और यहाँ पर प्रत्येक वर्ष जो लगता है इसे हम कुंभ का मेला कहते हैं। अब बृहद महाकुंभ क्या है, अब इसके लिए थोड़ा सा हमें जो हिंदू पौराणिक कथाएं हैं उनके बारे में हमें जानना होगा। अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो ये कुंभ की शुरुआत जो होती है, कुंभ की शुरुआत के बारे में अगर हम देखते हैं तो जब यहाँ पर समुद्र मंथन हो रहा था, समुद्र मंथन के दौरान क्या होता है कि असुर और जो देवतागण हैं वो दोनों मिलकर के समुद्र का मंथन कर रहे थे, जिसमें वहाँ पर कई चीज़ों की प्राप्ति होती है, जिसमें ऐरावत हाथी है उसकी भी प्राप्ति होती है, विष की भी प्राप्ति होती है जिसे भगवान शिव जो है पी जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर अमृत कलश निकलता है, और जब अमृत कलश निकल रहा था और उसको यहाँ पर देवताओं को ये भय लग गया कि कहीं ये अमृत कलश असुरों के हाथ में न लग जाए, इसलिए जो देवतागण है वो उस अमृत कलश को लेकर के भागने लगते हैं और असुर उनका पीछा करते हैं। और बीच में क्या होता है कि उन दोनों के मध्य वहां पर युद्ध होता है, और ये युद्ध जो है 12 दिनों तक चलता है। और ऐसी मान्यता है कि जो देवताओं का वो एक दिन है वो मनुष्यों के 1 वर्ष के बराबर है। तो इसलिए यहां पर प्रत्येक 12 वर्ष पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। और इस युद्ध के दौरान अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें जो है पृथ्वी पर कुछ स्थानों पर गिर गई थी, और जहां पर ये अमृत की बूंदें गिरी थी वहीं पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अब ये 4 स्थान कौन कौन से हैं, इसमें प्रयागराज है, हरिद्वार है, नासिक है और उज्जैन है। तो ये 4 स्थान हैं जहां पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अब यहां पर एक बात समझने की है कि ये बृहद महाकुंभ क्या है भाई। तो देखिए 12 वर्ष पर, प्रत्येक वर्ष अगर हम देखते 12 वर्ष में अलग अलग स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। ये 4 स्थान जो मैंने आपको बताए। तो अब यहां पर देखिए कि जब इनका रिपीटिशन यानी कि 12 वर्ष के बाद जब अगला महाकुंभ का आयोजित होगा, लेट्स सपोज कि अगर हम प्रयागराज में देखते हैं कि इस वर्ष महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, तो अगला जो महाकुंभ होगा वो 12 साल के बाद होगा। तो इस तरह से 12 गुणित 12 यानी कि जब 12 बार महाकुंभ का आयोजन हो जाए, यानी कि जब इसको अगर हम देखते हैं तो 144 ईयर्स आता है, यानी कि जब 144 वर्ष पूरा होता है तो उसके बाद जिस महाकुंभ का आयोजन किया जाता है तो उसे ही हम बृहद महाकुंभ कहा जाता है। और ऐसे भी बताया जा रहा है कि जो ज्योतिष के अनुसार अगर हम देखते हैं तो जिस तरह से ग्रहों की स्थिति बन रही है वो भी काफी खास है, तो इस चीज को भी यहां पर ध्यान रखना है। तो यहां पर अगर हम देखते हैं कि जो पहला अमृत स्नान या शाही स्नान जिसके साथ शुरुआत हुई है तो वो 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन इसकी शुरुआत होती है। पहला अमृत स्नान कब हुआ? 14 जनवरी को, ध्यान रखिएगा। और इस दिन कौन सा था? मकर संक्रांति थी। अब मकर संक्रांति भी को देश में अलग अलग नामों से कई जगहों पर मनाया जाता है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। यहां पर देखिए कि कुंभ का आयोजन 13 जनवरी से हो रहा है, लेकिन यहां पर जो पहला अमृत स्नान या शाही स्नान था वो 14 जनवरी को होता। तो यहां पर देखिए मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो महाकुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है वहीं पर अमृत स्नान या शाही स्नान कब हुआ? 14 जनवरी को हुआ। अब यहां पर देखें कि यहां पर जो इस तरह के स्नान होने वाले हैं वो कौन कौन से अन्य दिनों में होंगे। तो मौनी अमावस्या को दूसरा स्नान है 29 जनवरी को, बसंत पंचमी की हम बात करें 3 फरवरी को दूसरा है, और यहां पर महाशिवरात्रि 26 फरवरी को अंतिम शाही स्नान होगा। तो अब इसके इनकी क्या मान्यता है या इनकी क्या उपयोगिता है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो यहां पर मौनी अमावस्या जो है मौन और आत्मनिरीक्षण का दिन माना जाता है। यह आध्यात्मिक शुद्धि के लिए काफी शुभ माना जाता है, इसीलिए इस दिन लोग जो है यहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाकर अपने पापों से मुक्ति और आध्यात्मिक शुद्धि के लिए यहां पर डुबकी लगाते हैं और पूजा अर्चना भी करते हैं। बसंत पंचमी की अगर बात करें तो ये बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है, साथ ही साथ शिक्षा और ज्ञान के उत्सव के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। महाशिवरात्रि ये भगवान शिव को समर्पित है और मेले का समापन का दिन यही है, यानी कि जो महाकुंभ है वो 26 फरवरी को समाप्त हो जाएगा। यह दिव्य ऊर्जा के मिलन का प्रतीक भी माना जाता है। अब मकर संक्रांति की क्या इंपॉर्टेंस है इस पर भी अगर हम एक नजर डालें तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि यह बेसिकली एक सिंबलाइज करता है या एक प्रतीक के रूप में हमें देखने को मिलता है कि जिसमें सूर्य जो है यह मकर राशि में प्रवेश कर जाता है, यानी कि सूर्य का आगमन होता है मकर राशि में। तो मकर राशि में जो प्रवेश होता है, आगमन होता है, ऐसी मान्यता है कि शनि जो सूर्य के पुत्र के रूप में जाने जाते हैं उनके द्वारा सूर्य के आगमन को मकर राशि में नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा? ध्यान रखिएगा, सूर्य के जो पुत्र हैं शनि, उनके द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। उत्तरायण के नाम से जाना जाने वाला यह संक्रमण सूर्य
कि उत्तर दिशा की यात्रा का संकेत है। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि जो सूर्य जो हम जब मकर राशि में प्रवेश करता है, इंटर करता है, तो इसे हम उत्तरायण के नाम से जानते हैं और ये इस बात का संकेत है कि जो सूर्य है उसकी दिशा अब उत्तर की ओर हो गई है। यानी कि अब जो है सूर्य जो है वो उत्तर की दिशा की ओर मूव करना शुरू कर दिया है। भारतीय अगर हम देखें यहाँ पर उत्तर भारतीय हिंदुओं और सिखों की बात करें तो इसे लोहड़ी के नाम से, वहीं मध्य भारत में इसे देखें तो सुकरात में, असमिया हिंदुओं के बीच में देखें तो इसे भोगाली, बिहू, और तमिल हिंदुओं की बात करें या अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों की अगर हम बात करें तो वहां पर जो रहने वाले हिंदूज हैं उनके द्वारा इसे पोंगल के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। तो ध्यान रखिए, लोहड़ी, सुकरात, भोगाली बिहू और जो पोंगल है ये मकर संक्रांति के ही अन्य नाम है जो भारत के अन्य राज्यों में अलग अलग नामों के साथ मनाए जाते हैं, सेलिब्रेट किए जाते हैं। क्योंकि भारत की अगर हम बात करें तो सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश है, तो यहां पर अलग अलग राज्यों के लोग जो है इसे अलग अलग तरीके से, अलग अलग पारंपरिक वेशभूषा के अंतर्गत इसको सेलिब्रेट करते हैं। अब यहां पर कुछ और अगर हम देखते हैं सवालों पर बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले यहां पर देखिए कि ये एक मैप के माध्यम से आपको दिखाया गया है कि भारत के किन जगहों पर इसे किस किस नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर में अगर हम देखते हैं तो इसे शिशुर संक्रांत के नाम से, वही माघी और लोहड़ी ये मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में, वहीं अगर हम देखें उत्तरायण यहाँ पर राजस्थान और गुजरात में इसे उत्तरायण के नाम से, मकर संक्रांति महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, मकारा संक्रामणा के नाम से कर्नाटक में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं केरला में अगर देखें तो इसे मकारा विलक्कू के नाम से पोंगल तमिलनाडु के में, वहीं आंध्र प्रदेश में देखें तो इसे पेड्डा पंडुया के नाम से मकर संक्रांति उड़ीसा में, और वहीं पौष संक्रांति वेस्ट बंगाल में, माघ बिहू के रूप में अगर इसे और असम में और जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वहां पर इसे सेलिब्रेट किया जाता है। मकर संक्रांति के रूप में इसे बिहार और झारखंड में, खिचड़ी के नाम से इसे जाना जाता है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में जो मकर संक्रांति है ये किस नाम से जानी जाती है? खिचड़ी के नाम से। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर सवाल इस तरह से पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स अबाउट द खिचड़ी, तो खिचड़ी यहां पर ध्यान रखिए कि जो मकर संक्रांति है, जब सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करता है यानी कि उत्तरायण की उसकी दिशा हो जाती है, तभी मकर संक्रांति जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसे उत्तर प्रदेश में खिचड़ी के नाम से मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य में घाटे में चल रही किस कंपनी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने निजीकरण करने या सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि ट्रिपल-P बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं? पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड यानी कि PVVNL, दूसरा है दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड यानी कि DVVNL, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन या A और B दोनों यानी कि दोनों। तो उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार की दो अपनी कंपनियां हैं जो विद्युत वितरण से संबंधित है और ये काफी दिनों से घाटे में चल रही हैं, घाटे से जूझ रही हैं। तो इनकी दक्षता के ऊपर और इनकी जो इफिशियंसी है, इनकी इफिशियंसी और इनकी जो सेवा सर्विस जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं, इसकी क्वालिटी पर यानी कि इसकी गुणवत्ता पर कहीं ना कहीं प्रश्न उठ रहा है। तो इनकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, इनकी इफिशियंसी में सुधार लाने के लिए जो डिस्कॉम कंपनीज हैं उसके निजीकरण या उनके सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो सोच रही है और इस पर कई कदम भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उठाए गए हैं। अब ये कौन कौन सी कंपनी है तो उसमें अगर हम देखते हैं तो पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कंपनी है, दूसरी है दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कंपनी। ये दोनों डिस्कॉम कंपनियों की अगर हम बात करें, अभी हम डिस्कॉम के ऊपर भी चर्चा करते हैं। डिस्कॉम का मतलब अगर हम देखते हैं क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। डिस्क का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, कॉम मतलब कंपनी, यानी कि ऐसी कंपनियां जो विद्युत का वितरण करती हैं। और विद्युत वितरण से संबंधित ऐसी दो कंपनियां उत्तर प्रदेश में हैं जो घाटे में चल रही हैं। अब घाटे की वजह से इनकी इफिशियंसी और इनकी क्वालिटी पर इफेक्ट आ रहा है। तो इस चीज को सुधारने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इनके निजीकरण या फिर इनके सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। तो यहां पर प्रश्न का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यहां पर देखिए कि उत्तर प्रदेश डिस्कॉम के निजीकरण की संभावना तलाश रहा है उत्तर प्रदेश। अब यहां पर देखिए कौन कौन सी कंपनियों के बारे में बता दिया। मेजर इशू क्या आ रहा है, उनकी दक्षता और गुणवत्ता को लेकर के आ रहा है, तो इसके सुधार के लिए ऐसा कदम उठाया जा रहा है। इसका मतलब क्या होता है, वितरण कंपनियां यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। तो अब यहां पर जो भी कंज्यूमर्स हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए जो जिम्मेदार संस्था है उसको ये संदर्भित करता है, उसको ये इंडिकेट करता है क्या, डिस्कॉम। अब इन डिस्कॉम कंपनीज का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। बिलिंग और जो राजस्व संग्रहण यानी कि जो बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल है उनका कलेक्शन का काम किया जाता है। इसके अलावा यहां पर रखरखाव और अपग्रेडेशन का भी काम किया जाता है, उन्नयन का काम किया जाता है। यानी कि यहां पर जो भी इलेक्ट्रिक से रिलेटेड
इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे कि ट्रांसफार्मर्स वगैरह हैं, पोल्स वगैरह है, वायर्स वगैरह है, उनका रखरखाव करना है, उनका अपग्रेडेशन करना है, ये सारा काम भी जो है डिस्कॉम कंपनीज के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो कंज्यूमर हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन सी सर्विस? डिस्कॉम बिजली कटौती क्या है, मीटर स्थापना यानी कि जो मीटर लगाए जाते हैं, इसके अलावा विद्युत आपूर्ति से संबंधित जो भी शिकायतें आती हैं उनका क्या निदान होगा, ये सारा का सारा काम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, महाकुंभ मेला 2025 निम्नलिखित में से किस दिन से शुरू हुआ? यहां पर ध्यान रखिए कि दिनांक नहीं पूछ रहा है, दिन पूछ रहा है, दिवस पूछ रहा है। और आपके सामने 4 विकल्प है, माघ पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा। आपको पता ही होगा कि सनातन धर्म के अंतर्गत जो लोग हैं उनके अनुसार 12 पूर्णिमा होता है। अब उन्हीं पूर्णिमा में से 4 पूर्णिमा यहां पर आपके सामने दिए हुए हैं और आपको बताना है कि यहां पर किस दिन जो है महाकुंभ मेले का आयोजन किया गया। अब यहां पर देखिए, महाकुंभ मेले में प्रशासन के मद्देनजर यहां पर महाकुंभ जो मेला क्षेत्र है इसको एक जिले के रूप में भी टेम्परेरी लेवल पर घोषित किया गया है। महाकुंभ मेला क्षेत्र ये एक जिले के रूप में अस्थायी रूप से टेम्परेरी लेवल पर यानी कि लगभग 4 महीने के लिए जो है यहां पर एक नया जिला घोषित किया गया है, जिससे कि पूरा का पूरा जहां पर ये महाकुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, उसको सुचारू रूप से कंडक्ट करते हुए जो भी श्रद्धालु वहां पर आ रहे हैं उनको आवश्यक सुविधाएं प्रोवाइड की जा सके। किसी भी तरह का जो सिक्योरिटी को लेकर के मुद्दा है उसमें कोई लूप होल ना होने पाए। लोगों को खान पान की, साफ सफाई की, स्वच्छता की, उनकी सिक्योरिटी की तमाम सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एक अलग से महाकुंभ मेला क्षेत्र की घोषणा सरकार के द्वारा की गई थी। हालांकि 25 नवंबर को ही इसके बारे में आदेश भी दे दिया गया था। तो प्रयागराज जो वहां के डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उनके द्वारा जो है 67 निर्दिष्ट क्षेत्रों को इंक्लूड करते हुए साथ ही साथ 4 तहसीलों को इसमें समाहित करते हुए एक नए जिले की घोषणा की गई थी। उस जिले का नाम है महाकुंभ मेला क्षेत्र। तो यहां पर इसकी शुरुआत की अगर हम बात करते तो ऐसा आप देखिए, माघ मेला, तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में यह जाता है कि इसकी शुरुआत माघ पूर्णिमा से होगी। तो बिल्कुल गलत आंसर है अगर आप भी यही सोच रहे हैं। यहां पर जो सही उत्तर है वो है पौष पूर्णिमा। तो पौष पूर्णिमा के दिन ही शाही स्नान, पौष पूर्णिमा के दिन ही शाही स्नान के साथ महाकुंभ मेले की शुरुआत होती है 2025। इसके पहले वाले प्रश्न में हमने काफी डिटेल में बात किया क्यों मनाया जाता है। अब यहां पर एक शब्द आता है कुंभ। कुंभ का क्या मतलब होता है? कुंभ का मतलब होता है कलश या फिर कोई बर्तन। वहां पे इसके अलावा कुंभ मेला, मेले का मतलब है क्या? लोगों का समागम। तो एक ऐसा स्थान, या कह ले कि अगर कुंभ की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा कलश है कि जिसमें अमृतत्व भरा हुआ है, यानी कि अमृतत्व का मेला। एक ऐसा समागम, एक मानवों का ये विश्व के स्तर पर सबसे बड़ा समागम होता है। तो यहां पर हम इसके बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। तो यहां पर ये कब शुरू हुआ? पौष पूर्णिमा के अवसर पर शुभ शाही स्नान के साथ इसकी शुरुआत होती है और ये एक 45 दिवसीय आध्यात्मिक उत्सव है जो 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक चल रहा है, यानी कि 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन इसका समापन हो जाएगा। और यहां पर देखिए, कुंभ की बात हम करते क्या है? एक बर्तन या एक पात्र से है जिसमें अमरता का अमृत जो है भरा हुआ है, यानी कि अमरता का अमृत इस कलश में भरा है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो अमृत की बूंदें गिरी थी सागर मंथन से, जो मंदरांचल पर्वत था जिस पर भगवान विष्णु के जो नाग है उनको रस्सी के रूप में इस्तेमाल करके उसका मंथन किया जाता है और वहां से ऐरावत निकलता है, विष निकलता है और भी तमाम चीजें निकलती हैं और अमृत कलश की प्राप्ति होती है। तो उसी कलश, वही से ये नाम आया है। अगर हम इसके इतिहास में जाते हैं तो हमें देखते हैं कि सबसे पहला जो यहां पर बड़े स्तर पर जो कुंभ मेले का आयोजन करवाया गया था वो हर्षवर्धन के द्वारा करवाया गया था। हालांकि इससे पहले भी हमें कुंभ का वर्णन मिलता है, लेकिन वो छिटपुट या छोटे लेवल पर मिलता है। लेकिन बृहद स्तर पर जो कुंभ का आयोजन करवाया गया था वो किसके द्वारा करवाया गया था? हर्षवर्धन के द्वारा। ध्यान रखिएगा, हर्षवर्धन के द्वारा बृहद लेवल पर इसका आयोजन करवाया गया था। तो अब यहां पर
अगर हम देखें कहां कहां पर, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। अब यहां पर आपको एक काम ये करना है, देखिए प्रयागराज में जो कुंभ का आयोजन होता है, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती 3 नदियां हैं, इन्हीं के त्रिवेणी संगम पर आयोजित किया जाता है। लेकिन हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में कौन कौन सी नदियां हैं जिनके तट पर इस मेले का आयोजन किया जाता है, ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, कि हरिद्वार में कौन सी नदी है, नासिक में कौन सी नदी है और उज्जैन में कौन सी नदी है। ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र में एक नए जिले के, इसके बारे में हमने आपसे बता दिया, कब से कब तक, ये 4 महीने के लिए, लगभग 1 दिसंबर से ये 31 मार्च 2025 तक रहेगा। अस्थायी रूप से है, टेम्परेरी रूप से है। अब यहां पर कुछ ऑपरेशंस भी चलाए गए हैं, कुछ ऑपरेशंस को लेकर के ट्रेनिंग दी गई है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखते हैं एक एक करके वो ऑपरेशंस कौन कौन से हैं, प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसको ऊपर हमें ध्यान देना होगा। तो ऑपरेशन चक्रव्यूह प्रवेश, ये क्या है, यहां पर निकास के समस्त मार्गों पर चेकिंग की जाएगी, यानी कि एग्जिट के जो भी पॉइंट्स हैं वहां पर चेकिंग की जाएगी। इसके लिए ऑपरेशन चक्रव्यूह प्रवेश रखा गया है। ऑपरेशन पहचान, मेला के क्षेत्र में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनका सत्यापन, यानी कि उनका वेरिफिकेशन, यानी कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं आ रहा है कि जो संदिग्ध हो, जो टेररिस्ट हो सकता है, या सुरक्षात्मक दृष्टि से हो सकता है कि वहां पर कोई ऐसी वारदात कर दे कि जिससे आए हुए श्रद्धालुओं को नुकसान हो, जनहानि को नुकसान हो। तो इसके लिए यहां पर ऑपरेशन पहचान यानी कि उनका वेरिफिकेशन होना महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला है ऑपरेशन कवच, जो भी मेन चौराहे हैं वहां पर जो भी संदिग्ध व्यक्ति हैं उनकी चेकिंग की जाएगी। ऑपरेशन महावीर जी, प्रमुख स्थलों और जो पांटून पुल बनाए गए हैं उनकी दोनों सिरों पर चेकिंग की जाएगी, जांच की जाएगी। अगर देखते हैं यहां पर जो यमुना नदी है, जो गंगा नदी है, वहां पर कई सारे पांटून पुल बनाए गए हैं श्रद्धालुओं को आने जाने के लिए, तो वहां के उनके दोनों सिरे पर चेकिंग की जाएगी। इसके लिए ऑपरेशन महावीर जी। वहीं ऑपरेशन स्वीप की बात करें तो जो भी यहां पर सस्पेक्टेड पर्सन है और जो भी सस्पेक्टेड आर्टिकल्स हैं, वस्तुएं हैं, कोई बैग है इस तरह से जो संदिग्ध हो सकता है, उसकी चेकिंग के लिए यहां पर ऑपरेशन स्वीप चलाया गया है। ऑपरेशन इंटरसेप्ट, जो रैंडम और सरप्राइज चेकिंग, यानी कि किसी भी स्थान पर पूरे इस महोत्सव के अंतर्गत कहीं पर भी कोई भी जो है चेकिंग की जाएगी, रैंडम चेकिंग होगी, सरप्राइज चेकिंग होगी। तो इसके लिए ऑपरेशन इंटरसेप्ट, और यहीं पर ऑपरेशन बॉक्स, जो पार्किंग स्थल हैं वहां पर चेकिंग के लिए ऑपरेशन बॉक्स है। ऑपरेशन विराट की बात करें तो प्रमुख पंडाल और जो शिविर है उनकी चेकिंग, यहां पर जो भी नागा साधु आए हुए हैं, जो बड़े बड़े भक्तगण आए हुए हैं, जो यहां पर देखते हैं ऋषि मुनि आए हुए हैं, ठीक है, तो उनके लिए यहां पर ऑपरेशन विराट, उनके जो प्रमुख शिविर हैं, प्रमुख पंडालों हैं, वहां पर चेकिंग के लिए। और ऑपरेशन संगम, स्नान घाट और सर्कुलेटिंग एरिया में चेकिंग के लिए ऑपरेशन संगम। तो इसके लिए जो भी पर्सनल यहां पर तैनात किए गए हैं उनको 1 महीने का प्रशिक्षण भी दिया गया है, ट्रेनिंग भी दिया गया है, जिससे कि सुरक्षा के दृष्टि से यहां पर जो भी कार्यक्रमों का आयोजन होना है, कोई भी यहां पर ऐसी घटना ना होने पाए जिससे कि आमजन की हानि हो, श्रद्धालुओं को परेशान होना पड़े। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर ये तमाम ऑपरेशन यहां पर महाकुंभ 2025 में चलाए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियम 1998 कब लागू हुआ? 1 जनवरी 1989, 1 अप्रैल 1989, 1 जून 1989, 1 जुलाई 1989। तो देखिए अभी ये सवाल क्यों पूछा गया, आपको लग रहा होगा कि सवाल तो स्टैटिक है, बात हम करंट अफेयर्स की कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं। लेकिन यहां पर देखिए कि इससे संबंधित अभी एक न्यूज आई है। न्यूज क्या आई है कि उत्तर प्रदेश में नो हेलमेट नो फ्यूल नीति लागू करने की बात की गई है। तो दरअसल उत्तर प्रदेश का जो परिवहन विभाग है उसने राज्य में जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, इसके अलावा 2 पहिया वाहनों से जो मृत्यु हो रही है उनकी संख्या को कम करने के लिए एक सुझाव दिया है उत्तर प्रदेश सरकार को कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना है उन्हें फ्यूल ही ना दिया जाए, यानी कि नो हेलमेट नो फ्यूल नीति को लागू किया जाए। सरकार इसको लागू भी कर रही है। तो यहां पर नो हेलमेट नो फ्यूल नीति लागू करने का सुझाव दिया गया है। वहीं नोएडा में 26 जनवरी 2025 से नो हेलमेट नो फ्यूल नीति लागू कर दी जाएगी। और इसके अलावा यहां पर देखते हैं कि जो भी ईंधन स्टेशन है, यानी कि जहां से हमें पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, उनको भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, गाइडलाइन सरकार की तरफ से दे दी गई। हालांकि अगर हम देखते हैं गौतम बुद्ध नगर जिले में 2019 में इस नीति को लागू किया गया था, लेकिन पूरी तरह से नहीं, इस जिले के कुछ छिटपुट इलाकों में या कुछ छिटपुट एरिया में ही इसे लागू किया गया था। लेकिन अब यहां पर एक बात यह भी कही जा रही है कि लोगों में अवेयरनेस जगाने के लिए क्या करना होगा कि जो भी ईंधन स्टेशन है उनके संचालकों को
मोटर वाहन अधिनियम 1988 और उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियम 1998 के प्रासंगिक प्रावधानों के संबंध में शिक्षित भी किया जाना चाहिए। तो मोटर वाहन अधिनियम की अगर हम बात करते हैं 1988 से संबंधित मंत्रालय कौन सा है, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये कब लागू होता है, तो ये 1 जुलाई 1989 को लागू होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी जो है प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महाकुंभ में महाप्रसाद सेवा निम्नलिखित में से किनके बीच साझेदारी हुई, यानी कि महाप्रसाद जो सेवा है ये प्रोवाइड करने के लिए किनके मध्य साझेदारी या पार्टनरशिप हुई। तो यहां पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहां पर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो देखिए यहां पर जो अडानी समूह है, जो इस्कॉन है, इस्कॉन समूह, इस्कॉन टेम्पल के नाम से आप लोग जानते होंगे, भगवान कृष्ण से संबंधित है। तो इनके मध्य क्या है, एक पार्टनरशिप हुई है, एक साझेदारी हुई है, जिसमें महाकुंभ में आए लगभग 50 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं को भोजन परोसा जाएगा। और ये भोजन जो है पूरे जो ये उत्सव चल रहा है महाकुंभ का 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक, पूरे उत्सव के दौरान जो है यहाँ पर प्रसाद यानी कि जो ये है महाप्रसाद यानी कि भोजन का वितरण किया जाएगा। इसके लिए कुछ यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो किसके किसके मध्य हुआ, अडानी समूह और इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी कि इस्कॉन के मध्य कब से कब तक, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक दिया जाएगा। 50 लाख श्रद्धालुओं से ज्यादा यहां पर उनको भोजन परोसा जाएगा। अब भोजन जो है यहां पर बाहर और अंदर यानी कि जहां पर ये उत्सव का आयोजन किया गया है उस क्षेत्र के बाहर भी और उस क्षेत्र के अंदर भी 2 रसोई घरों में बनाया जाएगा। और इसका वितरण जो है 40 निर्धारित स्थानों पर किया जाएगा। और लगभग इसमें 2500 से ज्यादा भी जो वॉलंटियर हैं वो ये फूड है इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो छोटे बच्चों वाली माताएं हैं, जो वृद्ध बुजुर्ग हैं, जो दिव्यांग पर्सनल्स हैं, उनके लिए यहाँ पर देखते हैं तो गोल्फ कोर्ट की व्यवस्था की गई है। यानी कि स्पेशली ये जो है रिजर्व होंगे इनको, यहाँ पर जो छोटे बच्चों वाली माताएं हैं, बुजुर्ग श्रद्धालु हैं, इसके अलावा जो दिव्यांग पर्सन्स हैं उनको ही यहाँ पर महाप्रसाद दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखते हैं कि सबसे बड़ी चीज कि यूनेस्को के द्वारा जो ये कुंभ है इसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की जो कैटेगरी है उसमें शामिल किया गया प्रतिनिधि सूची में। तो यह ध्यान रखिएगा, तो कहां पर इसको शामिल किया गया, प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है यूनेस्को के द्वारा। अब थोड़ा सा हम लोग इस्कॉन के बारे में बात करते हैं। तो ये 1966 में इसे स्थापित किया गया था और हरे कृष्णा आंदोलन के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ पर जो इस्कॉन के सदस्य हैं वो श्रीमद् भागवत गीता और अन्य वैदिक साहित्य का यहाँ पर अगर देखते हैं तो 89 भाषाओं में अनुवाद भी किया जा चुका है। और जो इस इस्कॉन के सदस्य हैं वो भक्ति वेदांत स्वामी को कृष्ण चैतन्य के प्रतिनिधि और दूत के रूप में मान्यता देते हैं, उन्हें इस रूप में देखते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFSH 6 के हालिया आंकड़ों से उत्तर प्रदेश में किस चिंताजनक प्रवृत्ति का पता चला है? उच्च रक्तचाप, पोलियो का बढ़ता प्रतिशत, मधुमेह के रोगियों की बढ़ती संख्या या राज्य में टीबी के रोगियों की बढ़ती संख्या। अब इस प्रश्न का क्या सही उत्तर है ये आपको कमेंट सेक्शन में देना है, क्योंकि ये आप सभी के लिए एक अभ्यास प्रश्न है, एक्सरसाइज प्रश्न है, जिसका उत्तर हम अगले एपिसोड में जो हमारा अगला सेशन होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको देना है, ये आप सभी का अभ्यास प्रश्न है। तो कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ मैंने यह भी पूछा है कि जो कुंभ का आयोजन होता है वो 4 स्थान मैंने बता दिए हैं। हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में वो कौन सी नदियां हैं जिनके तट पर कुंभ का आयोजन किया जाता है? इसका भी उत्तर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। साथ ही साथ हमारा ये सेशन कैसा लगा, हमने ये जो नया प्रोग्राम शुरू किया है ये किस हद तक आपके लिए कारगर है, इससे कोई भी संबंधित सुझाव है तो आप सभी इसके लिए सादर आमंत्रित हैं। आप उत्तर प्रदेश के किन चीज़ों के बारे में जानकारी चाहते हैं, किन पहलुओं पर चाहते हैं कि उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें, तो सारी की सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हमें आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।